सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सुझावानुसार आशा है आप लोगों ने उक्त पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण को अच्छी तरह से एक बार समझकर जरूर पढ़ लिया होगा। विषय सूची के अंतर्गत जैसा कि आपने देखा है कि यह गोपाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित निबंध है, ठीक है। अब आइए इस निबंध पर थोड़ा विचार कर लें कि क्या है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है बिना बंधन के, अर्थात किसी भी छोटी या बड़ी बात को लेखक अपने दृष्टिकोण से बृहत रूप में लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। अब आइए, जैसा कि पाठ का शीर्षक है अच्छे पड़ोसी के गुण, तो बेटा सबसे पहले आप यह जान लें कि यह है क्या। यह एक व्यंग कथा है, ठीक है। पड़ोसी का अर्थ तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। पड़ोसी अर्थात जो पड़ोस में हो, नजदीक में ही, आसपास में हो। ऐसे ही कुछ इस निबंध के अंतर्गत देखने को मिलती है। व्यंग इसलिए कहा जा रहा है कि इसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद ये समझ में आता है कि इसमें जो कवि के, लेखक के कहने का जो तरीका है वो व्यंग के रूप में ही है। पढ़ने में, सुनने में ये तो बरबस बिल्कुल सहज और सरल भाषा में लगता है, लेकिन इसके पीछे जो बात, जो कवि, लेखक छिपा कर रखा है वो दृष्टिगोचर होता है। प्रारंभ में ही जैसा कि देखिए, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत का अर्थ है जो कभी नहीं बदले, शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। क्या? कि हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते तो एक ही सवाल दागते यानी पूछते, क्या आज भाभी जी का क्या हाल है? वह वैसा ही होता जैसे किसी काने के लिए कोई रोज दरियाफ्त करे। काने से यहाँ समझ रहे हो, काने का अर्थ होता है जो एक आंख का हो, एक आंख में ही उसकी रोशनी होती है और दूसरा बेकार होता है, ठीक है। कोई दरियाफ्त करे, दरियाफ्त का अर्थ यहाँ आपका दिया हुआ भी है, और दरियाफ्त का अर्थ होता है पता लगाना। भैया उस आंख में रोशनी आ गई है। अब यहाँ इस वाक्य से ही व्यंग छलक रहा है कि अगर किसी काने से पूछा जाए जिसके आंख में रोशनी नहीं है, और अगर कहते हैं कि भैया उस आंख में रोशनी आ गई है, क्या ये संभव है? समझ में आ गई? यही व्यंग होता है। पड़ोसी कुछ समय के बाद हमें देखते और झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी जी की सेहत सुधर रही है, ठीक है। हम जाकर अपने श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे टे बोल जाते हैं अर्थात ऊपर चले जाते हैं, है ना, इतने दिनों में। पर यह तो लगता है भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। अमरौती कहते हैं अमर, यानी जो नहीं मरे, उसकी कोई जड़ी बूटी। अब यहाँ ये देखिए व्यंग कि पूछना है उनसे संवेदना के लिए, और इसके पीछे भाव क्या है, समझ में आ गया। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सी सर्दी जुकाम होता तो वे चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण होता है ना।
यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में ही अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती रही, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। अब आइए, जहां तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। दिल दरिया होना मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा दिल होना, उदार होना, है ना। तो जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में जरा भी संकोच नहीं होता। यहाँ व्यंग समझ में आ रहा है ना। ये ऊपर की पंक्ति में यानी कचरा जिसको कि फेंक देते हैं, और फेंकने के लिए भी स्थान सोचना पड़ता है कि किसी का सुनना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कराकर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। फेंकते हैं किसको? कचरा को ही, है ना। यहाँ इस चीज को लेखक कितने व्यंग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कहता है, जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसीलिए कहावत है, समझदार के को इशारा काफ़ी है। आप लोगों ने भी इस कहावत को सुना होगा। यहाँ पे ये व्यंग समझ में आ रही है कि पड़ोसी के बारे में हम उन्हीं को कह रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में, है ना। अपन स्वभाव से अहिंसक है, अहिंसक जो कि किसी का बुरा नहीं करने वाला। कौन झगड़े झंझट में पड़े, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। यानी आज हमने पड़ोसी के आसपास कचरा फेंका और दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुनाए, और वही पड़ोसी फिर हमारे सामने वो फेंक रहा है। यही व्यंग है। हम भी पड़ोसी के उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, एक कूड़े का संवाहक दैट मीन्स फेंकने वाला, है ना, जल्दी से कूड़े के ढेर में मिले। ये किसको बद्दुआ दे रहे हैं? जिसने कूड़ा फेंका, और हम समझ भी रहे हैं कि कूड़ा फेंकने वाला और कोई नहीं, वो पड़ोसी ही है, और उसी के सामने अप्रत्यक्ष रूप से कोस भी रहे हैं, है ना। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। यानी हम उनको उनके आसपास फेंके, उन्होंने मेरे आसपास फेंका। ठीक है। अब चलिए, महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ।
अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनके घर में घुसना शामिल नहीं है। यहाँ समझ में आ रहा है, यानी पुरुष वर्ग जो है वो एक दूसरे के घर आना जाना नहीं, बल्कि रोड पे ही, सड़क पर ही मिल करके और तब ये पड़ोसी धर्म निभाते हैं। लेकिन उस पड़ोस की वो के घर की वो महिला जो है वो सर के ये लेखक के घर में आई, जिसे देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ, वही वो इस रूप में बता रहे हैं। उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, कौन? वो लड़की। आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तुष का शॉल वापस मंगाया है। बेटा ये तुष इसमें जो दिया हुआ है वो जिक्र आया है, तुष एक प्रकार का पहाड़ी बकरे का ऊन होता है। इससे जो बना हुआ जो भी ऊनी कपड़ा होता है वो बहुत ही कीमती होता है। जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ। तो वो लड़की जो है वो साड़ी देने आई और अपने तुष का शॉल मांगी, यानी उनकी मम्मी ने पहले कभी लिया था, जो कि लेखक को पता नहीं था। लेखक क्या कहना, ये अपन चकराए है ना। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है, पर यह तुष क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। अंतर्धान का अर्थ होता है यानी वो उस लड़की को भेजकर और पलट के वो भी पीछे चली गई। लेखक के लिए ये सोचने वाली बात हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला दैट मीन्स वो गंदे रंग का है ना, गरम कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का अर्थ होता है अत्यंत भय मतलब डरा सहमा किसी चीज से जब इंसान होता है का भाव था, और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूंकि वह कम वक्त तुष का था, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। 150 की चोट लगी अर्थात 150 रुपया उसकी धुलाई में लगा। अपनी आज भी तुष के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गरम कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई में जेब कटती है अर्थात यहाँ मुहावरे के रूप में कहा गया है, व्यंग के रूप में क्या, बहुत खर्च होना। खरीदने में जाने नाक कान, खरीदने में जाने कौन जाने नाक कान की नौबत आज आती हो। यहाँ भी मुहावरा ही है, बेइज्जत होना, ठीक है ना। यहाँ नाक कान की नौबत, यहाँ कटने शब्द छूटा हुआ है। मुहावरा होता है नाक कान कटना, ठीक है। बहरहाल पड़ोसन को तुष पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तुष दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। अर्थात कहना था कि जानबूझकर उस पर दाग लगाया गया है ना। चलिए आगे। उनके अनुसार जानबूझकर किया गया अपराध है जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना है। उन्होंने आरोप लगाया, अब इसके बाद देख लीजिए कि क्या सिलसिला शुरू होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूड़ा उन्हें मांगने पर मिलता था। अर्थात कभी पड़ोसन चाय की पत्ती ले गई थी जो कि अच्छा पत्ती दी वो, और बदले में लेखक के यहाँ से उसका चूड़ा यानी गंदा जो बचा हुआ होता है वो गया। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार लिए और सरे पीले वापस किए।
अब देखिए कि बात कहाँ से निकली और कहाँ इसका अंत हो रहा है। ऐसे दुष्प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। अब ये शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध यानी एक तो युद्ध हुआ जो कि सामने सामने की लड़ाई। यहाँ शीत युद्ध से तात्पर्य है बच्चों तनाव की स्थिति उत्पन्न होना या अर्थात एक दूसरे से अंदर ही अंदर जलन और वैमनस्यता का भाव रखना। पत्नी के रुख के से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई। हम वक्त जरूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि अब देखिए इन लोगों की स्त्रियों का महिलाओं का तो हो गया, उसके बावजूद भी लेखक ये बता रहे हैं आगे। अब हमें पता है केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ भी व्यंग है। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। अर्थात लेखक पड़ोसी का काटते हैं और पड़ोसी लेखक का। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वाले हमारे दूसरे मोहल्ले में दिशा भ्रमित किया है। अर्थात कोई अगर मेहमान आते हैं उनके अतिथि तो उनका घर नहीं पता करके बल्कि उल्टा सीधा पता बता करके और उन्हें दिग्भ्रमित कर देते हैं। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दुभर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वालों के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते। अर्थात यहाँ घूस से तात्पर्य है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। अर्थात पड़ोसी के यहाँ मिठाई का डब्बा आता है और लेखक के यहाँ कुछ नहीं। अब आइए ये अंतिम अनुच्छेद में ध्यान दीजिएगा। हमें लगने लगा कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दिगर है। दिगर का अर्थ यहाँ होता है बेटा अन्य बात, है ना। कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाए। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी ही चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है। हमें अपने पड़ोसी देश से इतना लगाव है, वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ मिलकर अमन चैन से रहें। अर्थात अब समझ में आया, ये अंतिम अनुच्छेद में पड़ोसी से होते हुए लेखक हमारा ध्यान इंगित कहाँ किया है? पड़ोसी देश से, यानी व्यक्तियों के समूह से ही परिवार ये पड़ोस बनता है और व्यक्तियों से ही पड़ोसी देश। यानी इस अनुच्छेद में ये पड़ोसी से पड़ोसी देश की तुलना लेखक ने किया है। समझ में आया? चलिए बेटा समझ गए। इस तरह से अब इस कहानी का समापन हुआ।
अब आप लोग गृह कार्य के रूप में इसमें आए कठिन शब्दों को 5-5 बार लिखिएगा। दूसरी बात कि जो भी कठिन शब्द और शब्दार्थ इसमें जो है उन्हें आप कॉपी में लिखिएगा और उसे याद कीजिएगा। समझ में आ गई? चलिए, धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में फिर प्रश्न उत्तर पर हम लोग विचार करेंगे।